ठीक है, जैसा कि मैंने कहा था कि हम ट्रायल क्लास ले रहे हैं। ये नेट जेआरएफ जो प्रिपरेशन करते हैं या उनकी इच्छा है कि इसमें बैठे और क्वालिफाई हो, उनके लिए है ये। तो आप में से बहुत सारे लोगों ने ख़ास तौर से जो थर्ड ईयर में है, उन्होंने अब तक वो सोच चुके होंगे कि आगे उनको नेट देना है कि नहीं देना है। तो हैं आप लोगों में से कुछ लोग जो इस लाइन में आगे जाना चाहते मैम मैं हैं। सेकेंड ईयर में हूँ। अच्छा, आप सेकेंड ईयर में हैं राहुल। हाँ, तो जी मैम जी। हाँ, तो अम, ठीक है, अब सेकेंड ईयर में है और चाहे थर्ड ईयर में है, तो नेट जेआरएफ के बारे में तो जानते हैं कि नहीं जानते हैं अभी। आपने नेट या नो मैम। जेआरएफ। मैम एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। यस मैम जानते हैं। अच्छा, कुछ लोग जानते हैं लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल आई थिंक नहीं जानते होंगे, है ना। यस मैम। ठीक है, तो देखिए नेट का जो फुल फॉर्म होता है NET, जो एब्रेविएशन मैम है। ये थर्ड ईयर की क्लास है ना? क्लास नहीं है ये, इट इज़ अ ट्रायल क्लास फॉर माय कोचिंग। ठीक है, कॉन्स मेरी कोचिंग का नाम है, और नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन के लिए मैं नए साल से स्टार्ट करना चाह रही हूँ, तो उसके लिए मैंने ट्रायल क्लास रखी है। इसमें मैं नेट जेआरएफ के बारे में आप सबको बताऊंगी, जो भी इंटरेस्टेड लोग होंगे। ओके आदर्श। ओके मैम। ठीक है, तो जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स में ये कन्फ्यूजन होता है, और जब मैं स्टूडेंट थी तो मुझे भी ये लगता था। इवन जब मैं एमए में आई तब मुझे इस नेट जेआरएफ के बारे में पता चला। उसके पहले मुझे पता ही नहीं था कि ये क्या होता है और इसका क्या स्कोप है आगे, या इसके क्या फ़ायदे हैं, और आपके करियर में ये किस तरह से आपको मदद कर सकता है और एक अच्छा फ्यूचर आपका बना सकता है। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स आपने लिया है, आपका सब्जेक्ट है, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आपको इकोनॉमिक्स लेने से फ़ायदा मिलता है, बिकॉज़ जो क्वेश्चंस है बहुत सारे आते हैं इकोनॉमिक्स एरिया से। तो ये तो अच्छी बात है, लेकिन इकोनॉमिक्स पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के भी कई सारे करियर ऑप्शंस हैं। जैसे कि आप आरबीआई के एग्ज़ाम्स में बैठ सकते हैं, एसबीआई, और बैंकिंग जो एरिया है उसमें आपको फ़ायदा होता है। ठीक है, और आईईएस का एक एग्ज़ाम होता है जिसमें सिर्फ आपको मेंस देना होता है। ठीक है, और जो ये नेट जेआरएफ है, इसे क्लियर करके आप जो है लेक्चरशिप के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। जैसे कि आपको किसी डिग्री कॉलेज में लेक्चरर बनना है या असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, तो आपको ये मिनिमम जो ये क्राइटेरिया है ये होना चाहिए आपके पास कि आप नेट क्वालिफाई हैं कि नहीं है। ठीक है, तो यूजीसी है। यूजीसी ये नेट जेआरएफ का जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट कराती है। अभी हालांकि अभी तो एनटीए को इन्होंने ये एजेंसी दे दी है एग्ज़ाम कराने के लिए, लेकिन जो सर्टिफिकेट है आपको नेट का वो यूजीसी प्रोवाइड करती है, नेट जेआरएफ का। तो फुल फॉर्म क्या है इसका? नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो एक सेकेंड। यस मैम। यस यस मैम। मैम। हाँ, तो ये नेट का जो एग्ज़ाम है एनईटी का, इसका मतलब है नेशनल एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी टेस्ट। हाँ, एलिजिबिलिटी टेस्ट। यानी कि इस एग्ज़ाम में बैठने के बाद आप लेक्चरशिप के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, और इसके साथ ही जेआरएफ भी जुड़ा होता है। आप कहते हैं कि आप नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन करते हैं, तो इसका फुल फॉर्म जो होता है वो होता है जूनियर। कोई बताएगा? जूनियर रिसर्च फेलोशिप। हाँ, यस मैम, चलो जी।
हाँ, जूनियर रिसर्च फेलोशिप आप लोग को मालूम है, आप लोगों में से कुछ लोगों को। ठीक है, तो ये होता है नेट जेआरएफ, यूजीसी इसको कंडक्ट कराती है। इसे क्वालिफाई करने के बाद, जैसे कि अभी मैंने बताया, आप लेक्चरशिप के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न होता है आजकल तो ऑनलाइन होने लगा है। जब हम लोग दिए थे तो ये ऑफलाइन होता था। ठीक है, तो ऑनलाइन पेपर ये आपको देना होता है, जिसमें कि दो सेक्शन में ये बटा होता है। पहला सेक्शन जो है वो रिसर्च एप्टीट्यूड या जनरल पेपर होता है, यानी कि जो हर सब्जेक्ट है, हर किसी को वो पेपर देना होता है। ठीक है, फर्स्ट पेपर। और जो दूसरा पेपर है वो सेलेक्टिव होता मैम है, ऑफलाइन होता है ऑनलाइन होता है? ऑनलाइन होता है। हाँ दयाशंकर, ये जो पेपर है ये ऑनलाइन होगा आपको। पिछली बार मैम तो ऑफलाइन दी थी, हिंदी से दी। कौन? मैम हिंदी का ऑफलाइन दी थी, दीदी दी थी। अच्छा, बट आई थिंक एज टू माई नॉलेज ये तो ऑनलाइन होने लगा है अब। अभी मेरी बहन भी दी थी तो वो ऑनलाइन ही दी थी। ओके, एनीवे, हाँ, तो ये जो फर्स्ट पेपर है वो 1 घंटे आपको समय मिलता है, उसमें 50 क्वेश्चन होगा और हर क्वेश्चन का 2 मार्क्स होगा, 100 नंबर का होगा। और जबकि जो सेकंड पेपर होगा या जो सेकंड पार्ट होगा एग्ज़ाम का, वो आपके सब्जेक्ट का होगा, जिसमें से 100 क्वेश्चन आएंगे और उसमें 200 नंबर का वो आपका पेपर होगा। ठीक है, तो कई सारे सब्जेक्ट्स होते हैं और ये आपके मतलब स्टूडेंट के ऊपर है कि वो किस सब्जेक्ट से उसने मास्टर कर रखा है। ठीक है, तो जो मास्टर जिस सब्जेक्ट में आप करेंगे उसी सब्जेक्ट से आप नेट का एग्ज़ाम क्लियर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने सिलेबस डाउनलोड करके रखा हुआ है इसका, नेट के एग्ज़ाम का। तो ये कुछ इस तरह का सिलेबस आपको मिलता है आपके सब्जेक्ट के लिए। अच्छा, फर्स्ट पेपर का भी मैंने यहाँ पर रखा हुआ था, तो ये पहले मैं दिखा दे रही हूँ। फर्स्ट पेपर में ये जनरल पेपर ऑन टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड का ये पेपर होता है, फर्स्ट पेपर, जो हर सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स को, एप्लीकेंट को ये पेपर या ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। तो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड से क्वेश्चन आते हैं, जैसे टीचिंग में नेचर, ऑब्जेक्टिव, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बेसिक रिक्वायरमेंट्स, लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सेट्रा। ठीक है, ये आपको यूजीसी की साइट पर भी मिल जाता है। ठीक है, देन रिसर्च एप्टीट्यूड से क्वेश्चन आते हैं, रीडिंग कम्प्रहेंशन, कम्युनिकेशन, रीजनिंग, बस मैं नाम बोल दे रही हूँ यहाँ पर, लॉजिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन। इसकी बुक भी आती है आपको मार्केट में मिल जाएगी। अगर आप कहेंगे फर्स्ट पेपर की हमें बुक चाहिए इसकी नेट क्लियर करने की, तो आपको आसानी से मिल जाएगा डिफरेंट पब्लिकेशन का। फिर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्निक्स, टेक्नोलॉजी, पीपल एंड एनवायरनमेंट, हायर एजुकेशन सिस्टम, गवर्नेंस, पॉलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट पेपर का सिलेबस है। जबकि सेकंड पेपर जो है आपका, जो आपका पर्सनल मतलब सेलेक्टिव पेपर होगा, वो कुछ इस तरह से होगा। आप लोग अगर इकोनॉमिक्स लेंगे, बहुत सारे बच्चे जैसे अभी आप लोगों में थर्ड ईयर में है, तो मे बी आप लोगों में से कुछ इकोनॉमिक्स ले, मे बी कुछ ना ले। ठीक है, तो जो एमए में इकोनॉमिक्स लेंगे उनके लिए मैं बात कर रही हूँ, उनके लिए ये वाला होगा सिलेबस। ठीक है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा और थर्ड ईयर में भी इसके 2 यूनिट, जो आपके फर्स्ट पेपर में से 2 यूनिट माइक्रो इकोनॉमिक्स के होते हैं।
तो इसमें थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, डिसीजन मेकिंग अंडर अनसर्टेनिटी या अनसर्टेन एटीट्यूड टुवर्ड रिस्क, गेम थ्योरी, नॉन कोऑपरेटिव गेम्स। तो ये जो सिलेबस है इसमें से कुछ तो आपके ग्रेजुएशन वाले सिलेबस से मिल जाएंगे, लेकिन कुछ होंगे ऐसे जो आपको एमए के सिलेबस में आपको मिलेगा। जैसे ये गेम थ्योरी है ना, आपने गेम थ्योरी अभी तक मेरे ख्याल से नहीं सुनी होगी, सुना है क्या किसी ने अभी तक? नो मैम। नो मैम। है ना गेम थ्योरी, तो ये गेम थ्योरी है। हाँ, डिसीजन ma'am. मेकिंग, हाँ यस मैम। यस यस, डिसीजन मेकिंग में इसका बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। देन मार्केट स्ट्रक्चर्स, ये आपने पढ़ा है, कॉम्पिटिटिव एंड नॉन कॉम्पिटिटिव इक्विलिब्रिया एंड देयर एफिशिएंसी प्रॉपर्टीज़। फैक्टर प्राइसिंग कैसे डिटरमिन होती है, जैसे लेबर को वेज मिलता है और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट मिलता है, तो ये सब कैसे डिसाइड होता है। जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस है ना, एक तो पार्शियल इक्विलिब्रियम होता है, एक जनरल इक्विलिब्रियम होता है। पार्शियल इक्विलिब्रियम किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर के लिए यूज़ होता है, जबकि जनरल इक्विलिब्रियम पूरी इकोनॉमी में कैसे हर चीज़, हर सेक्टर, हर मार्केट इक्विलिब्रियम में हो, इसके लिए ये होता है। ठीक है, क्योंकि अगर कोई भी मिसमैच होगा तो वो दूसरे सेक्टर पर उसका असर पड़ने लगेगा और वो धीरे धीरे पूरी अर्थव्यवस्था में उसका बुरा प्रभाव पड़ने लगता है। ओके, देन वेलफेयर इकोनॉमिक्स है आपका, इसमें कई सारी थ्योरीज आती हैं, फंडामेंटल थ्योरम्स, सोशल वेलफेयर फंक्शन एक्सेट्रा। असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन, ये है आपका एडवर्स सिलेक्शन एंड मोरल हैजार्ड, ये आपको एमए में ये सारी चीज़ें मिलेंगी। देन मैक्रो इकोनॉमिक्स में है आपका नेशनल इनकम, आपने पढ़ चुका है, कॉन्सेप्ट एंड मेजरमेंट्स, डिटर्मिनेशन ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट, क्लासिकल एंड कीन्जियन अप्रोच, ये भी आप पढ़ चुके हैं। कंजम्पशन फंक्शन, इन्वेस्टमेंट फंक्शन, मल्टीप्लायर आपने पढ़ा होगा। एक्सेलरेटर अभी आपने नहीं पढ़ा होगा आई थिंक एक्सेलरेटर, क्यों? एक्सेलरेटर के बारे में सुना है आपने, त्वरक के बारे में? नो मैम। यस मैम, नहीं पढ़ा। हाँ, ज़्यादातर लोगों ने नहीं सुना होगा। जी मैम। हाँ, नहीं पढ़ा होगा। ओके, देन डिमांड फॉर मनी, तो मनी आप लोग थर्ड ईयर में थोड़ा बहुत पढ़े हैं। मनी है, सप्लाई ऑफ मनी है, डिमांड फॉर मनी है, क्यूटीएम आपने पढ़ा है, फिशर्स इक्वेशन, केन्स इक्वेशन एक्सेट्रा। ISLM भी है आपके सिलेबस में, फिलिप्स कर्व इन्फ्लेशन ये भी है, आपने पढ़ा है। बिजनेस साइकिल भी पढ़ा है। मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी थोड़ा बहुत आपने पढ़ा होगा, ज़्यादा नहीं पढ़ा होगा। और ये रैशनल एक्सपेक्टेशन, ये आपके सिलेबस में अभी नहीं आया है, तो ये आप आगे जाके पढ़ेंगे। फिर स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनोमेट्रिक्स, टोटल 10 सब कैटेगरीज हो जाती हैं। ठीक है, जो नेट का जो पेपर होगा इकोनॉमिक्स की, जब आप अभी इसी में देखेंगे तो टोटल 10 सब सेक्शंस बन जाते हैं इकोनॉमिक्स के। तो स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनोमेट्रिक्स में प्रोबेबिलिटी थ्योरी, कॉन्सेप्ट्स ऑफ प्रोबेबिलिटी, डिस्ट्रीब्यूशन मोमेंट्स, सेंट्रल लिमिट्स ऑफ लिमिट थ्योरम, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स जिसमें कि आपका मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जैसे मीन, मीडियन, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। डिस्पर्शन आपका आता है, कोरिलेशन, सहसंबंध, सूचकांक, इंडेक्स नंबर्स। देन सैम्पलिंग मेथड्स एंड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, all these things, discrete choice models, time series analysis, ये सारी चीज़ें आपको कवर करनी होगी। देन मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स से क्या आएगा, सेट्स, फंक्शन एंड कंटिन्यूटी, सीक्वेंस, सीरीज, लीनियर अलजेब्रा, मैट्रिसेस, वेक्टर स्पेस, इनपुट आउटपुट मॉडल, लीनियर प्रोग्रामिंग। ठीक है, इन सारी चीज़ों से क्वेश्चन आएंगे और सारे ऑब्जेक्टिव होते हैं, मतलब MCQs ही रहेंगे। देन इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स आपका थर्ड ईयर में है, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स जिसमें आप इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में पढ़ते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड एनालिटिकल टूल्स के बारे में पढ़ते हैं कि ट्रेड का सब हिस्ट्री आप पढ़ते हैं कि ट्रेड क्यों इम्पोर्टेंट है, कैसे ये शुरू हुई। थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड पढ़ते हैं, एडम स्मिथ है, रिकॉर्डो है, एक्सेट्रा है उनकी, हेक्सचर ओलिन है, इनकी आप थ्योरीज पढ़ते हैं। देन इंटरनेशनल ट्रेड अंडर
इम्परफेक्ट कंपटीशन, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, किस तरह से जो देश हैं अपने बैलेंस ऑफ पेमेंट को मेंटेन रखते हैं, इक्विलिब्रियम और डिसइक्विलिब्रियम का क्या, सरप्लस और डेफिसिट का क्या मतलब होता है, एक्सचेंज रेट कॉन्सेप्ट एंड थ्योरीज, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स एंड आर्बिट्रेज, गेन्स फ्रॉम ट्रेड पढ़ा होगा आपने, टर्म्स ऑफ ट्रेड, ट्रेड मल्टीप्लायर, ऑल दीज थिंग्स यू मस्ट हैव बीन रीडिंग, या तो आप पढ़ चुके होंगे या तो आप पढ़ रहे होंगे, ठीक है। देन पब्लिक इकोनॉमिक्स आता है, ये भी अच्छा, जैसे कि इकोनॉमिक्स अगर आप बांटते हैं शुरुआत में तो सबसे जो ब्रॉडर बाइफर्केशन होता है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में आप जानते हैं कि आप इंडिविजुअल यूनिट्स की स्टडी करते हैं, ठीक है, इंडिविजुअल एंटाइटीज़ की स्टडी करते हैं, जैसे कि कोई फर्म हो गया, कोई इंडस्ट्री वगैरह हो गई। और जबकि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स में आप एग्रीगेट्स की स्टडी करते हैं। तो ये जैसे कि जो अभी आप बाकी जो सब माइक्रो इकोनॉमिक्स को अगर आप छोड़ दें तो बाकी जो इकोनॉमिक्स के सब पार्ट हैं वो ज़्यादातर जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स के प्रॉब्लम को कवर करता है या उनकी बात करता है। जैसे पब्लिक इकोनॉमिक्स है तो इसमें जो मार्केट फेलियर है या रेमेडियल मेजर्स है या जो भी रेगुलेशन ऑफ मार्केट है, ये सारे मैक्रो इकोनॉमिक्स के कंटेंट हैं। पब्लिक रेवेन्यू क्या है ना, गवर्नमेंट रेज करती है पब्लिक रेवेन्यू, टैक्स एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस, पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक डेट, तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी होंगी। पब्लिक फाइनेंस आपका अभी जो सेकेंड ईयर में तो बहुत छोटा सा सिलेबस है, 2 यूनिट का है आपके थर्ड पेपर में, लेकिन एमए में आपका एक पूरा पेपर रहेगा पब्लिक फाइनेंस से। देन मनी बैंकिंग, कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई, सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक, इंस्ट्रूमेंट्स एंड वर्किंग ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड कैपिटल मार्केट एंड इट्स रेगुलेशंस, ये पढ़ना होगा। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आपका सेकेंड ईयर में है, सेकेंड पेपर, और आपका एमए में भी आएगा ये डेवलपमेंट का एक पेपर, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स करके। तो इसमें क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मेरी आवाज़ जा रही है ना? बीच में पूछ लेती हूँ, पता चला कनेक्शन कट गया और फिर मैं बोलती रह गई। यस मैम। ओके, तो थ्योरीज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आपको स्मिथ, रिकार्डो, मार्क्स, शुम्पीटर, रोस्टोव एंड बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड ग्रोथ, तो ये सारी चीज़ें आई थिंक आपने पढ़ी है। जैसे अनबैलेंस्ड, बैलेंस्ड ग्रोथ, बिग पुश, तो ये तो आपका सेकेंड ईयर में ही आपने पढ़ा है, रोस्टोव का थ्योरी जो है आपने पढ़ा है। फिर मॉडल्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, हैरेट डोमर भी है आपका, इसी ग्रेजुएशन में ही है। सोलो आगे आएगा, सोलो अभी नहीं होगा, सोलो कैल्डोर ये अभी नहीं आगे आएगा। देन टेक्निकल प्रोग्रेस, डिसएम्बॉडीड एंड एम्बॉडीड एंडोजेनस ग्रोथ है ना, एंडोजेनस ग्रोथ है, इंडिकेटर्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, PQLI, HDI, ये सब ये आपने देखा होगा। PQLI आपके सिलेबस में है सेकेंड ईयर में। देन पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटीज़, कॉन्सेप्ट्स एंड मेजरमेंट्स, और ये सोशल सेक्टर डेवलपमेंट एक्सेट्रा। फिर एनवायरनमेंट आपका सेकेंड ईयर में आएगा, आई थिंक सेकेंड ईयर में, एमए सेकेंड ईयर में है। अब तो सेमेस्टर वाइज होने लगा है, हमारे टाइम पे तो सेमेस्टर नहीं था, तो आई थिंक सेकेंड ईयर में आया था। तो एनवायरनमेंट एज अ पब्लिक गुड है ना, जो एनवायरनमेंट फेलियर्स क्यों होते हैं, लोग क्यों नहीं समझते हैं या क्यों नहीं उसे अपना मानते हैं, और क्यों नहीं एनवायरनमेंट के प्रति संवेदनशील होते हैं। बिकॉज एनवायरनमेंट क्वालिटी जो होती है, एनवायरमेंटल क्वालिटी जो होती है, उसको लोग एज अ पब्लिक गुड ट्रीट करते हैं। पब्लिक गुड जैसे कि जो मान लीजिए किसी रेलवे स्टेशन में कोई बेंच रखी है तो मेरी नहीं है, नहीं आपकी है। जैसे कोई स्ट्रीट लैंप है तो उसको हम सड़क चलते हो देखते होंगे कि बच्चे फोड़ देते हैं। तो उसी तरह एनवायरनमेंट के साथ भी वही हाल है कि उसके ऊपर कोई ओनरशिप नहीं है किसी पर्टिकुलर व्यक्ति की और ना ही किसी इंस्टीट्यूशन की। तो जो लोग हैं उसको एज अ पब्लिक गुड
ट्रीट करते हैं, सार्वजनिक वस्तु की तरह ट्रीट करते हैं और उसको नुकसान पहुंचा देते हैं। तो इसी में मार्केट फेल्योर है, कोज थ्योरम है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस एंड कॉम्पेंसेशन क्राइटेरिया, वैल्यूएशन ऑफ एनवायरमेंटल गुड्स, theories of population, concepts and measures, age structure, life table, migration etc. फिर 10वां यूनिट जो है आपका लास्ट में, ये इंडियन इकोनॉमी से है और इंडियन इकोनॉमी में आपका आता है इकोनॉमिक ग्रोथ इन इंडिया, पैटर्न एंड स्ट्रक्चर। फिर इंडियन इकोनॉमी को आप जितने लेयर्स में, जितने कैटेगरीज में बांट सकते हैं उसको बांट दीजिए। जैसे कि अगर आप ब्रॉडली देखते होंगे तो जीडीपी में 3 सेक्टर का कंट्रीब्यूशन होता है, एग्रीकल्चर एंड एलीट सेक्टर, दूसरा है इंडस्ट्री और एक है सर्विस सेक्टर। ठीक है, तो इसी में आप देखिए उसी से रिलेटेड दिए हुए हैं कंटेंट्स एंड सब कंटेंट्स। एग्रीकल्चर पैटर्न एंड स्ट्रक्चर ऑफ ग्रोथ, मेजर challenges, policy and its policy responses। इंडस्ट्री है आता है फिर पैटर्न स्ट्रक्चर ऑफ ग्रोथ, मेजर सेम थिंग्स, और फिर सर्विस सेक्टर, पैटर्न एंड स्ट्रक्चर ऑफ ग्रोथ एक्सेट्रा। फिर रूरल डेवलपमेंट इश्यूज, चैलेंजेस एंड पॉलिसी रिस्पॉन्स। आप जानते हैं इंडिया में एक बहुत बड़ी जो जनसंख्या है वो रूरल एरिया से बिलोंग करती है, तो वहाँ पर डेवलपमेंट का क्या सिनेरियो है और क्या वहाँ पर प्रॉस्पेक्ट्स हैं, वहाँ की नीतियाँ कैसे बनाई जाएं, तो ये सारी चीज़ें हैं। अर्बन डेवलपमेंट कैसे, अर्बन एरिया के अलग प्रॉब्लम्स होते हैं, तो उनके लिए किस तरह की पॉलिसी बना जाए, वहाँ का डेवलपमेंट किस तरह से किया जाए। देन इंडिया का फॉरेन ट्रेड वाला जो पार्ट है, पोर्शन है, उसमें किस तरह की नीति बनाई जाए या क्या सिनेरियो है वहाँ पर, क्या वहाँ के जो फिगर्स हैं वो क्या है, ये सारी चीज़ें देखते हैं आप। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी है कि जो इंडिया है उसका जो ग्रोथ है उसको सुनिश्चित करने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका डेवलपमेंट किस तरह से होना चाहिए, है ना। एक तो है कि रूरल एरिया में किस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है और अर्बन एरिया में किस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है। रिफॉर्म्स इन लैंड, लेबर एंड कैपिटल मार्केट, सेंटर एंड स्टेट फाइनेंशियल रिलेशंस एंड द फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया, FRBM, पॉवर्टी इनइक्वालिटी एंड एम्प्लॉयमेंट। तो ये सारे जो कंटेंट्स हैं इसका एक ही बहुत ब्रॉड और डीप एनालिसिस और स्टडी आपको करनी पड़ती है ताकि आप नेट JRF में क्लियर हो जाएं। ओके, तो ओके, अब हम अगर रिसोर्सेज की बात करें कि आप पढ़ेंगे कहाँ से, तो बुक्स आपके पास जो अभी होंगे तो होंगे ही हिंदी मीडियम में, लेकिन आप इंग्लिश वाली बुक्स भी अगर पढ़ना अगर आप स्टार्ट कर दे तो अच्छा होगा। बुक्स के अलावा जैसे कुछ बुक्स मैंने यहाँ पर फ़ोटो खींच के रखी थी दिखाई दे रहा है ये? यस मैम। ठीक है, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स की बुक है, रॉबर्ट पिंडिक और डेनियल रूबिनफील्ड की है। अभी मैंने सारे इंग्लिश वाले बुक्स लिए हैं यहाँ पे बिकॉज़ हिंदी वाले तो आपके पास होंगे ही। ठीक है, तो अगर आप नेट आदि में बैठना चाहते हैं आगे, तो हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी की बुक्स भी पढ़ना स्टार्ट करिए। और देखिए, नेट देने का क्या मतलब है कि आप कहीं ना कहीं PhD में या आगे रिसर्च में भी बैठना चाह रहे होंगे, तो आगे का जो काम है वो बिना मतलब एक थॉरो स्टडी के बिना होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अपना पर्सपेक्टिव थोड़ा ब्रॉड रखिए और आगे की मतलब दूसरी बुक्स भी पढ़ना स्टार्ट करिए। तो ये इंग्लिश में, इसकी हिंदी भी आती है, आपके पास होगी, HL आहूजा की एडवांस्ड इकोनॉमिक थ्योरी, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स की है। फिर क्या है, ये इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स MC वैश और सुदामा सिंह की है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए, अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र के लिए। इसकी हिंदी में भी बुक आती है
होगी क्या आप लोगों में से किसी के पास? सुदामा? मैम एडवांस इकोनॉमिक पूरी झिंगन की है। हाँ झिंगन की, हाँ झिंगन की आपने ली होगी। उसके अलावा कोई बुक नहीं ली? हिंदी बुक मेरे पास है, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स अच्छा, किसके पास? नाम बताएं अपना। के गौतम। दुर्गेश गौतम, ओके ठीक है। तो इसके बाद एक है इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, ये है आप तो पीजी के बाद दे सकते हैं ना जेआरएफ की। हाँ पीजी के बाद ही होता है आपका, पीजी के बाद ही होता है, लेकिन आप बुक जो है अभी अगर आप ले लेते हैं तो कोई हर्ज नहीं है, आपका फ़ायदा ही होगा आगे के लिए भी। ठीक है, तो ये है इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, सेल्वाटोर की है, अगर आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। मैम इंडियन इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स मैम एमसी वैसे सुदामा की है। हाँ ठीक है, बुक ठीक है। मैन्योर की भी आती है और झिंगन की भी इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स की आती है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। ठीक है, ये मैं शेयर कर दे रही हूँ क्योंकि कई बार होता है कि बहुत ओके मैम। आगे जाकर भी लोग जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें पता नहीं रहती है इन सारे बुक्स के नाम। ठीक है, मैम ग्रुप में शेयर कर दीजिए। सिलेबस ठीक है कर दूँगी। फिर ये है आपका, आगे क्या है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड मार्केट्स, ये है एलएम भोले और महाकुंद, जितेंद्र महाकुंद। एलएम भोले आप कह के मांगेंगे मार्केट में तो ये आपको मिल जाएगा। फिर ये एक बुक है, ये रिसर्च मेथोडोलॉजी करके है, ये भी मैं शेयर कर दे रही हूँ। फर्स्ट पेपर में ये बुक आपके काम आ सकती है, जो फर्स्ट पेपर था, ठीक है, जो जनरल पेपर था, रिसर्च मेथोडोलॉजी मेथड्स एंड टेक्निक्स, ये CR कोठारी ने ये बुक लिखी है, CR कोठारी। इसके बाद मॉनेटरी इकोनॉमिक्स का SB गुप्ता की बुक आती है मॉनेटरी इकोनॉमिक्स के लिए, और इसके बाद ML झिंगन का है मनी बैंकिंग इंटरनेशनल ट्रेड एंड पब्लिक फाइनेंस, ये तो सभी जानते ही होंगे। झिंगन की बुक काफ़ी पसंद की जाती है ग्रेजुएशन में, मैं भी शुरुआत में झिंगन ही पढ़ी थी, लेकिन उसके अलावा भी आपको अगर और बुक्स पर आपका एक्सेस हो जाता है तो अच्छा है। फिर ये है मैक्रो इकोनॉमिक्स की बुक है, रिचर्ड टी फ्रॉयन की बुक है ये, समष्टि अर्थशास्त्र के लिए। फिर ये पब्लिक फाइनेंस की बुक है, RK लेखी जोगिंदर सिंह की, ये बेसिकली आपको MA में काम आएगी। बेसिक इकोनोमेट्रिक्स, ये अच्छी बुक है, दामोदर एंड गुजराती की बुक, गुजराती की करके मांगेंगे तो आपको मिल जाएगा इकोनोमेट्रिक्स के लिए। देन शपीरो की बुक है ये मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए, समष्टि अर्थशास्त्र के लिए। फिर है पब्लिक फाइनेंस इन थ्योरी एंड प्रैक्टिस, ये पब्लिक फाइनेंस के लिए मस्ग्रेव एंड मस्ग्रेव द्वारा लिखी गई बुक है। फिर ये एक बुक है आपकी मैम। हाँ बोलिए। मैम मैम डू यू हैव एडवर्ड शेपिरो बुक? हाँ अभी तो दिखाया, ये देखिए, ये कुछ बुक्स थे जो मैंने आपके साथ शेयर किया। हिंदी में आप बुक्स जानते ही होंगे तो इसका नहीं बता रही हूँ मैं, तो ठीक है।
तो ओके, तो अच्छा ये बात है, आप लोग सारे हिंदी मीडियम के होंगे अभी इस मीट में? यस मैम। ओके, तो आप लोग क्या कुछ लोग ऐसे नो होते मैम। हैं। जी मैम। बस मैं एक बात ये लास्ट में मैं कहना चाहूँगी कि अगर आप लोग इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट आगे रखना चाहते हैं तो थोड़ा बहुत आप इंग्लिश वाली बुक पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। आप ऐसा नहीं होना चाहिए ये मेंटालिटी कि हम हिंदी के स्टूडेंट्स हैं तो हम बस हिंदी में ही पढ़ेंगे, इंग्लिश को हम देखेंगे ही नहीं, या हमें आता नहीं है, या हिंदी हमारी मातृभाषा है तो हम अंग्रेज़ी क्यों पढ़े। तो इस तरह का माइंडसेट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अभी से आप लोग उसको थोड़ा बहुत पढ़ना शुरू कर दीजिए, अगर इकोनॉमिक्स आगे रखना है तो। नहीं रखना है तो कोई बात नहीं। ओके जी मैम। ओके, और कोई कुछ कहना चाहेगा? ओके, मैम उमा कपिला की पॉलिसी की बुक होगी क्या आपके पास? हाँ ज़ेरॉक्स है उसकी मेरे पास, लेकिन वो बहुत पहले की है, अपडेटेड नहीं है, इधर रिसेंट की नहीं है। ओके मैम। तो उसमें डेटा वगैरह जो होगा वो पुराने होंगे, तो आपको अगर नहीं मिल जाए तो अच्छा रहेगा उसका मैम ज़ेरॉक्स। मैं अभी हम्म मैम क्या मतलब टॉपिक क्या था, बात मतलब किस पर डिस्कशन? डिस्कशन? ये एक्चुअली नेट के प्रिपरेशन के लिए ये क्लास थी, ट्रायल क्लास, नेट जेआरएफ के प्रिपरेशन के लिए ये क्लास थी। अभी अभी हम लोगों ने जो सिलेबस है नेट का उसका जो कंटेंट है उसको हम लोग डिस्कस किए थे, और जो कुछ इम्पोर्टेंट बुक्स थी वो मैंने अभी शेयर किए।